सेशन लेके हाजिर है। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, इंटरनेशनल पे रिलेशंस का पेपर 1 है, CSS पाकिस्तान का स्टीम लेवल का इम्तिहान। उसके अंदर पूछा गया मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट 2021 के अंदर। ये सवाल मैंने लिया, सवाल था कंपैरेटिवली डिस्कस द मॉडर्निस्ट IR थ्योरीज, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म with post-modernist IR theories, feminism and constructivism। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 था और पेपर 1 के अंदर 2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया। इसको मैंने आज का टॉपिक बनाया। आज हम देखते हैं कि मॉडर्निस्ट IR थ्योरीज और पोस्ट मॉडर्निस्ट IR थ्योरीज के अंदर क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है। इसको डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हम क्या जान सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर इसने जो चीज़ पूछी है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ को उसने कहा है कंपेयर कीजिए पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ से। दूसरी तरफ उसने आपको खुद ही बताया है कि मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। और दूसरी तरफ उसने बताया है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ जो हैं वो फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है जी। और उसने कहा है कि इसको कंपेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए। तो चलें देखते हैं कि मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ क्या हैं और पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ क्या हैं, और इसी रिलेशन में हम रियलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को भी थोड़ा बहुत जानेंगे। मॉडर्निज्म, अब देखें पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म को आप क्लासिकल एरा कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वर्ल्ड के अंदर। इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म को आप क्रिटिकल एरा कह सकते हैं, यानी कि मॉडर्निज्म को आप साइनोनिमस क्लासिकल एरा कह सकते हो, पोस्ट मॉडर्निज्म को आप क्रिटिकल एरा कह सकते हैं। आप तो क्लासिकल थ्योरीज को समझने के लिए पहले आप देख लें क्लासिकल एरा कहाँ पे आता है। देखिए, इस जगह से आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए कि मॉडर्निज्म को ही आप क्लासिकल थ्योरीज के सेंस में कह सकते हैं। और क्लासिकल थ्योरीज क्या क्या है, रियलिज्म और लिबरलिज्म। इस तरफ अगर आप देखें तो मॉडर्निज्म को आप देख सकते हैं कि मॉडर्निज्म के अंदर क्रिटिकल थ्योरीज हैं और क्रिटिकल थ्योरीज जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म और फेमिनिज्म है। ठीक है जी। तो हम इस तरीके से चलेंगे, मॉडर्निज्म को देखेंगे, मॉडर्निज्म के अंदर हम क्लासिकल थ्योरीज को देखेंगे, रियलिज्म और लिबरलिज्म को। इसे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम क्रिटिकल थ्योरीज में कंस्ट्रक्टिविज्म और फेमिनिज्म को देखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले हम ले रहे हैं मॉडर्निज्म को, जिसको हम क्लासिकल एरा कह रहे हैं, यानी कि अव्वलीन एरा, जो पहले का एरा है क्लासिकल एरा है। ये मॉडर्निस्ट थ्योरीज हैं। क्लासिकल एरा जो है वो बेसिकली 20वीं सदी के इब्तिदा से लेके 20वीं सदी के मिड तक उरूज पे पहुंच जाता है ये। ठीक है जी। 20वीं सदी के इब्तिदा से 20वीं सदी के मिड तक, यानी कि 1910 1920 से हम आप लगा रहे हैं, और उसके बाद ये जाके 1940-50 तक ये उरूज पे जा रहा है। इसका ये मकसद नहीं है कि डिसकंटिन्यू हो गया, ये आज भी मौजूद है। मॉडर्निस्ट थॉट्स जो हैं वो आज भी मौजूद है, मॉडर्निज्म आज भी मौजूद है, क्लासिकल थ्योरीज यानी कि रियलिज्म और लिबरलिज्म आज भी वैलिड हैं। तो ये इसका उरूज का दौर जो है 20वीं सदी का मिड है, 20th सेंचुरी का मिड है। अभी क्लासिकल थ्योरीज क्या हैं, तो कहता है क्लासिकल थ्योरीज जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। पहली है लिबरलिज्म की थ्योरी, और दूसरी है रियलिज्म की थ्योरी, और तीसरी है मार्क्सिज्म की थ्योरी। बेसिकली हम लिबरलिज्म और रियलिज्म को ही फोकस करते हैं। मार्क्सिज्म जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द क्वेश्चन है। बहरहाल मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लिबरलिज्म जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल थ्योरी है, और मैंने आपको बता दिया है कि ये 1910 1920 से लेके 1950 तक का ये उरूज का दौर है, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, यहीं पे पैदा हो रही हैं, यहीं पे ये पूरी दुनिया के अंदर डिस्कशन में आ रही हैं और आज तक वैलिड है। ठीक है जी। तो लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म को आप यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा थॉट है जिसको कि सबसे पहले जॉन लॉक ने जो है वो पेश किया था। और जॉन लॉक जो है वो 1700 यानी कि 17वीं और 18वीं सदी का ये फ़िलासफ़र है, और इसको अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है जी। फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कंसिडर किया जाता है। और इसी को, इसके जो गॉड फादर हैं उन, वो वुडरो विल्सन, अमेरिका के 25वें प्रेसिडेंट हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि वुडरो विल्सन जो है वो इसके गॉड फादर हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। 1924 में इनका इंतकाल होता है। तो ये दो जो शख्सियात हैं, आप इनके नाम याद रखिएगा, ये लिबरलिज्म के हवाले से आपको जानना ज़रूरी है। अब इनके क्या वो था, तो इसको बेसिकली समझ लें कि लिबरलिज्म एक ऐसी सोच का नाम है जिसमें हम कहते हैं ऑल इज़ वेल, यानी कि ये इस बात की आपको तरगीब देता है, ये आपको इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि आप मोहब्बत का फैलाव करें। आप समझें कि हर स्टेट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, हर मुल्क जो है वो एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, और एक दूसरे पर भरोसा करें। और ये कहता है कि स्टेट्स टेंड्स टू बी कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो लीग ऑफ नेशन का उस वक़्त क़याम किया, जिसके ज़रिए से उन्होंने उम्मीद की कि जो है वो आइंदा जंग अज़ीम दोयम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम होता है, और जो है वो इस बात की कोशिश की जा रही होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उसके ज़रिए से
दुनिया को अमन की तरफ धकेला जाए, लिबरलिज्म, ये ठीक है। वुड्रो विल्सन और उस ज़माने में जो है वो जितने भी उस ज़माने के लीडरान थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन का क़याम किया था लिबरलिज्म की बुनियाद पे। क्लासिकल थ्योरीज़ की बात हो रही है। क्लासिकल थ्योरी में दूसरी क्लासिकल थ्योरी रियलिज्म। अब रियलिज्म जो है हैंस मॉर्गन थ्यू जो है वो ये 1950-1960 के एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही मशहूर जो है ये राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी और उसके ज़रिए से जो है वो रियलिज़म को प्रमोट किया। और इसके अंदर जो है वो रियलिज़म के अंदर जो आप चीज़ें देखते हैं वो इस तरीके से है कि आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है तो उस वक़्त जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क़याम होता है। और यूनाइटेड नेशंस का जो क़याम हो रहा है जो बन रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ रियलिज़म है। और रियलिज़म के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि जो है वो एनार्की है, और एनार्की के अंदर जो है वो स्टेट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मूड में हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट मोड में है तो ऐसी सूरत में टकराव होने का चांस है, जंग हो सकती है। और जंग को बचने के लिए जो है वो पावर ऑफ जो है वो परसुएशन ऑफ पावर किया जा रहा है। यानी कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं रियलिज्म के अंदर। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि आप जो है वो पावर को हासिल करते हैं। ये रियलिज्म का जो है वो मेन थॉट है। मार्क्सिज्म के अंदर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मुल्क हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं इकोनॉमिक एडवांटेजेस को जो उनको हासिल होते हैं दूसरे ममालिक पे, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो अपने इकोनॉमिक एडवांटेजेस को जो है वो यूज़ करते हैं, मेटेरियलाइज करते हैं। ये कम्युनिस्ट थॉट्स हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है और ये सारी क्लासिकल थ्योरीज़ को मैंने मुख्तसर बता दिया। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि जो ये क्लासिकल थ्योरीज या मॉडर्निज्म है या मॉडर्निस्ट थॉट्स जो हैं वो कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648। एक चीज़ ये कि जो इसका बेसिक आगाज़ हो रहा है क्लासिकल थ्योरीज़ का, या यूँ समझ लें मॉडर्निस्ट एरा का, ये 1648 के बाद से हो रहा है। लेकिन बेसिक मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी जो है इसका मेन फोकल पॉइंट है, ठीक है जी। ये तो आपको जाहिर से हिस्ट्री में तो कहीं ना कहीं ट्रेस करना है, लेकिन बेसिकली इसका जो जो फोकल पॉइंट है जहाँ पे फोकस हो रहा है वो जो है वो 20वीं सदी और 20वीं सदी का ख़ास तौर पे मिड है। कहते हैं इन मॉडर्निज्म स्टेट बिकम द मेन एक्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। और आप जब मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं और जब आप बात कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरीज़ की, तो यहाँ पे स्टेट जो है यानी कि मुल्क, कंट्रीज़ जो हैं वो बेसिक एक्टर हैं। सारा का सारा रोल जो प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर, वो यही स्टेट्स हैं जो कि पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहता है कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर जो है मॉडर्निस्ट थॉट्स जो हैं उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर नेशनल इंटरेस्ट प्ले द वाइटल रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे अहम हो जाता है मुल्कों के लिए, रियासतों के लिए, कि वो नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं और इसके ज़रिए से वो पावर को हासिल करते हैं इस पॉइंट के ज़रिए से। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको मॉडर्निस्ट एरा बताया। वो कहता है कि वाई, अब दूसरे उस पर आ जाते हैं कि दूसरा एरा जो है वो आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट था। जैसे कि उसके लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट, यानी कि मॉडर्निस्ट एरा के बाद जो एरा है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा है और ये क्रिटिकल एरा कहलाता है। अब इसको क्रिटिकल क्यों कहते हैं? तो क्रिटिकल इसलिए कहते हैं कि इसने असल में क्रिटिसिज्म किया क्लासिकल थ्योरीज़ के ऊपर, और क्लासिकल थ्योरीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म जो बनाया इस वजह से क्रिटिकल थ्योरीज़ कहलाई। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा था, यानी कि मॉडर्निस्ट एरा के बाद आने वाला एरा जो है या जो दौर है वो जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट दौर कहलाया, ठीक है जी। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट दौर के जो मेन प्रोपोगेटर हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ये जर्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कुछ मुफक्किर, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो जमा हुए उस ज़माने के अंदर, यानी कि 1950s-60s के बाद जो है वो आप जो एरा आता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ये, वैसे तो ये 1916 या 17 से ही फ्रैंकफर्ट स्कूल बन गया, वहाँ पे लोग हो रहे जमा, लेकिन बहरहाल इसका जो मेन फाउंडर इसको माना जाता है वो मैक्स हॉर्खमर है। इसको जो है वो जर्मन था ये, और इसका ताल्लुक भी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट से ही था। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा है जिसको हम क्रिटिकल थ्योरीज़ कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो यहाँ से जन्म रही हैं। क्रिटिकल थ्योरीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है आपको, जैसा कि एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया कि इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टिविज़म और जो है वो फेमिनिज़म आता है। तो उसको देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपको ये बातें एक्सप्लेन होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इससे पहले कि हम इस चीज़ को समझेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म और फेमिनिज़म क्या है, हम पोस्ट मॉडर्निज़म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़म है क्या।
देखिए जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मॉडर्निज्म के बाद का जो एरा है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, और मैंने आपको बताया था कि मॉडर्निज्म का एरा जो है वो 1950s में अपने उरूज पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि मॉडर्निज्म आज ख़त्म हो गया, मॉडर्निज्म का भी जो है वो थॉट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद यानी कि 50-60 के बाद 55 के बाद जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो सोच डेवलप होनी शुरू हुई, एक नई सोच, एक और नया जाविया कह लें, एंगल कह लें, जिससे जो है वो इंटेलेक्चुअल्स ने जो है वो इंटरनेशनल एरिना को समझने की कोशिश करी। कहता है इन पोस्ट मॉडर्निज्म नॉन स्टेट एक्टर्स हैविंग द इम्पॉर्टेंस इन शेपिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर। देखें यहाँ पे जो मेन डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस आ गया मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, के मॉडर्निज्म के अंदर जो क्लासिकल थ्योरीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, जैसे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म, वो बेसिकली फोकस कर रही थी किस पे, स्टेट्स के ऊपर, मुल्कों के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो प्लेयर्स थे वो कंट्रीज़ थे, वो कंट्रीज़ जो है वो डिसाइड कर रहे थे सारा का सारा सेटअप। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो मेन रोल प्ले करेंगे। अब नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन में सब जानते हैं कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज और टीएनसीज होती हैं। जैसे कि आज के दौर में आप एमएनसीज को समझना चाहें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि जो है गूगल, जैसे कि इस तरह की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सारी की सारी कंपनीज। और इसी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरीके के, ये मुल्क नहीं है, ये दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो ये कहता है कि मॉडर्निस्ट जो थॉट्स हैं उसके अंदर कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और इंटरनेशनल अरीना है, इसको जो एडजस्ट करेगा वो नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये कि इसका दूसरा पॉइंट जो है वो कि क्रिटिकल थ्योरीज रिलेट टू द पोस्ट पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका ताल्लुक जो है वो बेसिकली पोस्ट पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट से भी है। ठीक है जी। अगला वो पॉइंट कहता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम दैट स्टेट्स आर द सोशल कंस्ट्रक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये कहते हैं कि स्टेट है क्या। तो स्टेट जो है वो एक मुल्क जो है वो बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि वो असल में देखें, जब हम जेंडर स्टडीज़ में भी कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर, तो हम क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि सोसाइटी दरअसल जो है वो उस जेंडर को डेवलप करती है। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि स्टेट अगर सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो इसका मकसद ये है कि स्टेट असल में पैदावार है रस्म व रिवाज की, जो कल्चर है उसकी वजह से एक मुल्क बनता है, ना कि बॉर्डर्स की वजह से, जो कि क्लासिकल थ्योरीज़ के अंदर आप जानते हैं कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि एक नेशन बन गई, एक स्टेट बन गया और उसका एक नेशनल इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये क्लासिकल थ्योरीज़ कह रही हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ जो हैं वो इसके बिल्कुल एक डिफरेंट वर्जन लेके आती हैं, और वो कहती हैं कि जनाब मुल्क के बॉर्डर्स कुछ नहीं है, मुल्क के बॉर्डर्स का कोई वो नहीं है। दरअसल जो है वो चीज़ रस्म व रिवाज है, लैंग्वेज है, धर्म है, रिलीजन है, इसकी बुनियाद पे, नॉर्म्स की बुनियाद पे, कल्चर की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, आइडियोलॉजीज़ की बुनियाद पे जो है वो एक यानी कि जो सोच है उसकी बुनियाद पे जो है वो बॉर्डर्स तय होंगे। बॉर्डर्स इस पे तय नहीं होंगे कि भाई अमेरिका की रियासत ये है, 50 रियासतें, या इंडिया की रियासतें ये हैं, इतने इतने सूबे हैं, या पाकिस्तान की रियासत जो है वो ये 4 सूबे हैं। नहीं, वो कहता है कि जो लैंग्वेज है वो डिसाइड करेगी, जो कल्चर है वो डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा जो है वो सरहद हैं किस मुल्क की। तो ऐसे तो जनाब आप देखें इस वक्त अगर आप देखें तो नेशन स्टेट का जो दौर है क्लासिकल थ्योरीज़ का, उस हिसाब से तो 193 कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे तो फिर आप देखते हैं कि दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि फिर जो है वो रीडिफाइनिंग होगी सारी की सारी स्टेट्स की, और फिर वो ऑन द बेसिस, बहरहाल ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं। और इसी में उसने नंबर 4 पे यही कहा है जो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर्स जो हैं परमानेंट नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट के नज़दीक जो हैं बॉर्डर्स परमानेंट नहीं है। और इसके साथ साथ उसने 5वें नंबर पे कहा कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम दैट कस्टम्स एंड लैंग्वेज प्ले द कंसिडरेबल रोल इन द गेन ऑफ पावर। आपको अगर पावर चाहिए, आपको जो गेन चाहिए पावर में, तो आप जो है वो इस चीज़ पे काम करें कि आप जो है वो लैंग्वेज, और देखिए ना, अब आप देखिए कि किस तरीके से आप इसको इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि लेट सपोज के आप ये देखिए कि पाकिस्तान था, जब ये आज़ाद हुआ तो उस वक़्त ये एक मगरबी पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न विंग था और वेस्टर्न विंग था। बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी बुनियाद पे जो है ये पाकिस्तान का जो है वो आपने देखा कि 1971 के अंदर जो है वो बांग्लादेश जो है वो इसमें से एक अलग मुल्क बना। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पे गेन ऑफ पावर की एक वजह जो बनी वो कस्टम और लैंग्वेज थी।
उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो अलग कस्टम्स हैं, हमारी अलग कल्चर है, तो हमारी बाउंड्रीज भी, बॉर्डर भी अलग होने चाहिए। तो उन्होंने इस बुनियाद पे जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर ली। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, अब रीज़न क्या थे ये मैं इस वक्त कोई डिबेकल ऑफ ढाका को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक मिसाल बना रहा हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से कस्टम और लैंग्वेज जो है वो प्ले करता है कंसिडरेबल रोल टू गेन द पावर। फिर उसके बाद वो कहता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थाट्स जो है वो दैट स्टेट बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन इट्स कल्चरल एंड नॉर्म्स। तो वही बात उसको दोबारा से उन्होंने जो है वो दूसरे तरीके से कहा है। इसके साथ नंबर 7 पे उसने कहा कि पोस्ट मॉडर्निस्ट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एंड सेज द पावर कैन बी मेजर्ड एंड इट इज़ टेंजिबल। तो उसने कहा कि यहाँ पे उसने जो 7th पॉइंट कहा, उसने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज़ नहीं होती है और पोस्ट मॉडर्निस्ट के नज़दीक, और जो पावर है वो टेंजिबल है, उसको मेजर किया जा सकता है, जो नेशनल पावर। ठीक है जी। वो कहता है कि द पोस्ट मॉडर्निस्ट अंडरस्कोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। अब ये वाला पॉइंट है जो कि आपको फेमिनिज्म की तरफ लेके जाता है कि ये लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो औरतों की अहमियत को उजागर करते हैं और माइनॉरिटीज़ की भी अहमियत को जो है वो उजागर करते हैं। और इसके साथ साथ जो है स्टेट बिहेवियर इज़ अनप्रडिक्टेबल, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो पॉइंट्स हैं। अब इसके आखिर में थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। देखिए ना, जब हमने उस वक्त जो चीज़ पढ़ी थी, अगर हम यहाँ पे देखें कि मॉडर्निज्म के अंदर अभी हमने देखा कि क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में हमने रियलिज्म और लिबरलिज्म को पढ़ा। इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने देखा कि क्या क्रिटिकल थ्योरी है और उसके पॉइंट्स हमने देखे पोस्ट मॉडर्निज्म में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म और फेमिनिज्म को। ये जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको हम देखते हैं। तो ये आपके सामने कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का जो एरा है बेसिकली 1980s से आप इसको देख लीजिए कि निकोलस ऑनफ जो है ये एक अमेरिकन स्कॉलर थे जिन्होंने कि राइज दिया कंस्ट्रक्टिविज्म को इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है जी, ये शख्स थे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म सेज इंटरनेशनल रिलेशंस आर सोशली कंस्ट्रक्टेड और बेस अपॉन द बिहेवियर रिफ्लेक्टेड अपॉन द बेसिस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। तो ये जो आपको मैंने ऊपर बताया उसका मेन हिस्सा जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म का, वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ही बेस करता है, जो मैंने अभी आपको पूरी डिटेल्स बताई कि किस तरह से जो है बॉर्डर्स जो हैं वो और स्टेट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बनती है किस पे, कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर। ठीक है जी। तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर है और ये 1980s में इसका राइज हो रहा है। ठीक है जी। इस तरह फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो किस तरीके से इन हो रहा है, तो ये 1990s के अंदर जो है वो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है इसकी एंट्री होती है, स्पेशली विद द पब्लिकेशन ऑफ सिंथिया एनोले। जो है उन्होंने एक किताब लिखी बनानाज बीचेस एंड बेसिस, और इसको पेंडोरा प्रेस 1990 के अंदर इसको प्रेस छापा, और ये किताब जो है वो एक बेसिक्स बन गई फेमिनिज्म की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये क्या कहती है कि अंडरस्कोर द वुमेन रोल इन वर्ल्ड्स डेवलपमेंट, एम्फेसाइज द इंक्लूजन ऑफ वुमेन रोल इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है कि ये कहती है कि जो क्लासिकल थ्योरीज थी वो तो कहीं ना कहीं औरतों को जो है वो इस पूरे के पूरे सीन से ही गायब कर देती हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थाट्स हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है या इकोनॉमिक प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो ख़वातीन का होना, वुमेन का होना भी लाजमी है। और ये जो है वो फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपके सामने आता है। तो ये मैंने कोशिश की कि आपके सामने जो है इस पूरे के पूरी प्रेजेंटेशन को जो है वो पेश करूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। थैंक यू।